हेलो एवरीवन, दिस इज सीए प्राजक्ता मुंडे। होप आप सब लोगों की प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही हैं फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस. So in the last part, we were discussing the CA Inter RTP that has been released for January 25 attempt, and I had covered some of the subjective questions. The remaining questions I will be covering in this part. So let us continue. Question number 8, question number 7 तक हम लोग already discuss कर चुके हैं. Mr. Mayank, a resident individual. Now, keep focusing on the minute or the basic details given in a question. Mr. Mayank, a resident individual, furnished the following information in respect of income earned and losses incurred by him for the financial year 23-24. ठीक है. सैलरी की इनकम दी है कंप्यूटर, मतलब फाइनल टैक्सेबल सैलरी की इनकम दी है. लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ रिलायंस लिमिटेड. एसटीटी हैज बीन पेड बोथ acquisition and sale. ठीक है. इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी इन कानपुर, लॉस फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी इन दिल्ली. ठीक है. इंटरेस्ट ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी इन मुंबई. तो यहाँ पर हमारा हाउस प्रॉपर्टी हेड के प्रोविजंस का हम लोगों को चेक करने रहेंगे. विच लॉस कैन बी एडजस्टेड, विच लॉस कैन नॉट बी एडजस्टेड, लाइक दैट. नेट विनिंग्स फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स, नेट ऑफ टीडीएस. ऑनलाइन गेमिंग पर 30% का टीडीएस प्रोविजन है. नाउ नेट विनिंग्स मींस दिस इज नेट ऑफ टीडीएस, दैट मींस दिस इज द after deduction, after TDS deduction amount, so we need to gross it up and make it equivalent to the actual amount which would be taxable as in the particular head of income. Profits and gains from manufacturing business after deducting normal depreciation of 2 lakhs and additional depreciation of 50,000. तो 3686 में 2 लाख हम लोगों ने नॉर्मल डेप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस किया है, 50,000 का एडिशनल डेप्रिसिएशन हमने माइनस किया हुआ है. Right, so profit before depreciation will be 2,50,000 and profit before additional depreciation के लिए आपको 50,000 ऐड करना पड़ेगा. So before depreciation 3686 plus 2,50,000, and if you have to calculate before giving the effect of additional depreciation, then you have to add only 50,000. चलिए आगे क्या बोला है. पिछले साल के ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस की इंफॉर्मेशन दी है. मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से उसको इतना लॉस हुआ है. अनअब्सॉर्ब्ड नॉर्मल डेप्रिसिएशन दिया है स्पेसिफिकली. ठीक है. लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस इज 1,50,000 एंड लॉस फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी इन दिल्ली इज 2,10,000. ठीक है. Mr. Mayank filed his return of income for the AY 23-24 on 28th of July, that is within the due date, and opted for BAC. ठीक है. Compute the gross total income of Mr. Mayank for AY 24-25 and the amount of loss that can be carried forward if he wants to continue with the provisions under 115 BAC. तो बेसिकली सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा नहीं दिया है उन्होंने. हम लोगों को सारे लॉसेस एंड ये दे रखे हैं क्वेश्चन में ऑलरेडी कि कितनी करंट ईयर की इनकम है, कितने ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है. बेसिस दैट यू हैव टू कैलकुलेट द करंट ईयर्स फाइनल इनकम. द मेन थिंग दैट इज टू बी केप्ट इन माइंड फॉर दिस क्वेश्चन इज द प्रोविजंस रिलेटिंग टू कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ रेड विद द प्रोविजंस ऑफ 115 बीएसी. सो बेसिकली आपको दो चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए. फर्स्ट, नॉर्मली कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ के क्या प्रोविजंस है, क्या चीज किससे अलाउड है, क्या चीज किससे अलाउड नहीं है, सेट ऑफ हो सकती है नहीं हो सकती है. एंड सेकेंड थिंग, व्हाट आर द एडिशनल conditions or additional restrictions that have been put in by the section 115 BAC की नॉर्मली तो अलाउड है, बट ये BAC में जाना चाहता है, इसीलिए इसको ये डिडक्शन या ये लॉस अलाउड नहीं रहेगा. चलिए सो शुरुआत करते हैं. इनकम फ्रॉम सैलरी इज 27,40,000. हाउस प्रॉपर्टी में अगर आप ध्यान दोगे तीन चीजें दी थी आपको. लेट आउट इनकम, लेट आउट ये डिडक्शन एंड आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड का लॉस, राइट. इंटरेस्ट ऑन हाउस प्रॉपर्टी बेसिकली. सो नाउ अगर मैं नॉर्मली बताऊं, हाउस प्रॉपर्टी में ऑब्वियसली सेट ऑफ आप विद इन द हेड आप सेट ऑफ कर सकते हो. इफ देयर इज एनी बैलेंस then it can be set off against other head of income but only up to 2 lakh. This is a normal provision. But when we talk of BAC, वहां पर आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड के इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता ही नहीं है. तो इस केस में आपका जो लेट आउट प्रॉपर्टी है वो आप कंसिडर करोगे इनकम, माइनस करोगे आप उसमें से सेट ऑफ लॉस ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी. बट आपका 24B दैट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का जो लॉस है दैट विल नॉट बी अलाउड ऑल टुगेदर. किसी दूसरे हेड से तो बहुत दूर की बात है, सेम हेड में भी अलाउड नहीं है. जो चीज सेम हेड में ही अलाउड नहीं है वो दूसरे हेड से सेट ऑफ तो आप कर ही नहीं सकते हो. पर्टिकुलर दैट एक्सपेंस इज नॉट अलाउड ओनली, राइट. सो ये माइनस करके आपका आ जाता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. नाउ
talking about the brought forward loss of let out property of Delhi cannot be set off against income because उसने जो है वो 115 BAC opt किया है and he cannot claim the loss in the coming year. Now, when you go to 115 BAC and if you read the section, there have been interpretations, like there are some articles and other things wherein there is an argument which is made कि आप self occupied पे ये लगा रहे हो, cap लगा रहे हो, but अगर loss let out property का है तो सेम हेड से हम अगले साल ले सकते हैं बेनिफिट. देयर आर सम केसेस वेयर इन दिस इंटरप्रिटेशन हैज आल्सो बीन कंसिडर्ड, बट बिकॉज हम लोगों को स्पेसिफिकली हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, वट एवर इंस्टीट्यूट हैज प्रोवाइडेड टू अस वी हैव टू go by that only, because whenever there are two interpretations it is very important to keep in mind what the board of studies is following, right? So tax में ऐसा बहुत जगह होता है कि section का interpretation change हो रहा हो. We'll follow the one that we have been given in the solution. So यहाँ पर loss from let out property will not be allowed to be set off against the current year losses, right? So ये हम लोगों ने adjust नहीं किया, therefore हमारा 1,75,000 का जो है वो taxable income आ गई under the head of house property. प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस का प्रॉफिट है, बट अगर आप बीएसी ऑप्ट करोगे तो आपको नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा. देयरफॉर आपको वो जो 50,000 है वो सॉरी एड बैक करना पड़ेगा. देन यू हैव ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस एंड ब्रॉट फॉरवर्ड नॉर्मल डेप्रिसिएशन. अगर ये अनअब्सॉर्ब्ड एडिशनल डेप्रिसिएशन होता तो ये भी आपको नहीं मिलता बिकॉज आपने बीएससी ऑप्ट किया है, बट ये ब्रॉट फॉरवर्ड नॉर्मल डिप्रिसिएशन है. सो यहाँ पर हम लोगों को ये जो 2,10,000 है उसका बेनिफिट मिल जाएगा. दोनों माइनस करके हमारा नेट टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड टीजीबीपी आ जाता है. मूविंग ऑन टू कैपिटल गेन. कैपिटल गेन कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट कैपिटल गेन इनकम. देयर इज नो इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन, तो ये ऐसे के ऐसा ही कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. अदर सोर्सेज देयर इज ओनली वन इनकम एंड ऑनलाइन गेम्स को रिवर्स कैलकुलेट करेंगे तो 35,000 इज नेट ऑफ टीडीएस. 35,000 विल बी 70%. नाउ व्हेनेवर क्वेश्चन में आपको दिया है नेट ऑफ टीडीएस, ऑब्वियसली आपको टीडीएस का सेक्शन का रेट पता होना चाहिए टू गो टू द ग्रॉस इनकम. सो 30% है हमारा. 35,000 is net of TDS, that means it is equivalent to 70%. So 50,000 will be the gross income which is chargeable to tax, right? Under the head other sources. How आपका winning from ये horse races cannot be adjusted against this income, है ना? चलिए, so this is your gross total income which has been computed as per the requirement of the questions. Losses which will be carried forward, so ये आपका अभी भी carry forward हो जाएगा. पिछले ही साल का है, 4 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, तभी भी अगर सेट ऑफ नहीं हुआ तो लैप्स हो जाएगा. एंड आपका ये जो रिलायंस का ये है लॉस है, कैपिटल लॉस है, दैट यू कैन कैरी फॉरवर्ड. सो दिस इज हाउ यू विल बी कैलकुलेटिंग द इनकम, द ग्रॉस टोटल इनकम बेसिकली आफ्टर गिविंग द इफेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट्स ऑफ करंट ईयर और ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस. So what was the requirement? We were asked only the gross total income, right? वैसे भी टोटल इनकम के लिए एडिशनल और कोई इंफॉर्मेशन अपने पास है भी नहीं, एंड जीटीआई उन्होंने पूछा भी उतना ही है. सो दिस इज हाउ यू विल बी कैलकुलेटिंग द सेम. गेटिंग द पॉइंट? नाउ व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन ऑफ कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ, गिव अ प्रॉपर नोट कि कहाँ पर आप कौन सा लॉस एडजस्ट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, इसको इससे क्यों नहीं एडजस्ट कर रहे हो. जैसे हम लोगों ने यहाँ पर जो ये था हमारा, कहा गया कैपिटल लॉस, ये 1,25,000 कहीं भी एडजस्ट नहीं किया. सो सिर्फ ऐसे नहीं छोड़ देना है सॉल्यूशन में, आपको लिखना पड़ेगा. द लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन्स अंडर दिस amounting to this cannot be set off against any other income because as per the provisions of act. Or if you can remember the section number, very good, कि इस पर as per this section the loss under the head capital gains can be set off only against the head of capital gains. So ये long term से जाएगा, short term से जाएगा, whatever, but capital gain में income होना जरूरी है. वो ही नहीं है तो बात ही खत्म हो गई. Similarly यहाँ पर आपने अगर ये 50,000 ऐड किया, ये 2 लाख ऐड नहीं किया, उसका रीजन आपको शॉर्ट में देना है कि as per the provisions of 115 BAC, deduction of additional depreciation is not allowed to assessee. He has already claimed a deduction of 50,000. That is why we are adding it back. हमने क्यों इसको प्लस किया? क्योंकि ऑलरेडी माइनस हो चुका था, उसके इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए हमने एड बैक किया. सो दिस इज हाउ जो कैरी फॉरवर्ड होगा वो क्यों कैरी फॉरवर्ड अलाउड है, क्यों अलाउड नहीं है, दैट हैज टू कम आउट इन योर सोल्यूशन, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं. Examine the taxability of tax deduction at source
or TCS as per the provisions of Act. ठीक है. Mr. Arjun, a resident Indian, is in retail business in Delhi. ठीक है. His turnover was 9.9 crore. ठीक है. I hope आपको थोड़ा सा हिंट आ रहा होगा हम किस सेक्शन की तरफ जा रहे हैं. He regularly purchases goods from another resident. ठीक है. Mr. Saurabh, a wholesaler in Noida. GST is 5%. Okay. Aggregate amount of sales made by Saurabh to Arjun. मतलब अर्जुन ने परचेज किया, सौरभ ने सेल किया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24 was 49 lakhs without GST. विथ जीएसटी बिकम्स 51.545. तो अब तो आपको काफी हद तक आ गया होगा. हम लोग जा रहे हैं 194Q 2061H की तरफ. 10 करोड़ 50 लाख वो लिमिट से अपने को क्लिक होने लगता है. राइट. अर्जुन मेड द पेमेंट फॉर गुड्स ऑन 21 लाख ऑन 8 जुलाई, 26 लाख 26.25 lakhs on 27th August, 4.2 lakhs on in March. So 3 parts में उसने पेमेंट किया. 21 plus 26.25 प्लस 4.2 is 51.45. पूरा पेमेंट हो गया. ठीक है. मिस्टर सौरभ टर्नओवर, सौरभ इज कौन? सेलर. सेलर्स टर्नओवर वाज 10.10 करोड़. सो सिंपल करंट ईयर का आपको ट्रांजैक्शन दिया है, पिछले साल के दोनों के टर्नओवर दिए हैं. व्हेनेवर देयर इज अ सेल परचेस ट्रांजैक्शन एक्सीडिंग 50 लाख, सबसे पहली चीज जो आप लोगों को करनी है, डिटरमाइन द सेक्शन विच इज अप्लीकेबल. 194Q लगेगा कि 2061H लगेगा. दोनों तो साथ में नहीं लगाएंगे हम. सो दोनों अगर लग रहे हैं तो वो किसको दिया जाता है? पहले आप 194Q अप्लाई करते हो. लेकिन अगर वो नहीं अप्लाई हो रहा है देन यू गो बैक टू C1H. बट फर्स्ट ऑफ ऑल कीप इन माइंड, सो बायर का टर्नओवर इज लेस देन, मतलब क्यू अप्लाई ही नहीं हो रहा. दैट मीन्स 2061H कम्स इनटू प्लेस. नाउ यू विल हैव टू चेक कि हाँ क्या 1H के हिसाब से एप्लीकेबिलिटी आ रही है, थ्रेशोल्ड क्रॉस हो रहा है कि नहीं, वॉट एवर द कंडीशंस आर. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट 2061H, 1H is receipt basis tax collection and 194Q is accrual basis, accrued, right? Due or payment whichever is earlier. अगर आप पेमेंट बेसिस पे क्यू में डिडक्शन कर रहे हो तो आपको सर्क्यूलर में क्लैरिफिकेशन में दिया है कि फिर जीएसटी कंपोनेंट हम अलग नहीं कर सकते, तो जीएसटी पे टीडीएस करना पड़ेगा. बट अगर हम परचेज पहले कर रहे हैं, अक्रूवल कर रहे हैं, विच इज द नॉर्मल केस, तो मैंने परचेज किया, देन मैंने 1 महीने बाद उसको पेमेंट किया. परचेज करते समय मैंने जीएसटी अलग बुक किया होगा, गुड्स की कॉस्ट अलग बुक करी होगी, मैं जीएसटी पे टीडीएस नहीं करूंगी. राइट. बट व्हेन इट इज द केस ऑफ सेल, इट इज अ रिसिट बेसिस कलेक्शन. टीसीएस का अगर आप प्रोविजन देखोगे तो वो क्या बोलता है? इफ द रिसिट, so यहाँ पर we need to consider the GST component as well. So if you see the solution, see how they have written it very specifically. सबसे पहले तो उन्होंने यही किया कि जो मैंने बताया Q की C, वो सबसे पहले देखो. 194Q की 206C would be attracted in the hands of Mr. Saurabh as his turnover for the previous year exceeds 10 crores and sales consideration including GST exceeds 50 lakhs. तो इधर आपका जो है वो सेल्स कंसिडरेशन रिसिट बेसिस पे देखा जाएगा. 50 लाख क्रॉस हो गया जीएसटी जोड़ करके, तो कलेक्शन आपको कब कब करना है? एट द टाइम ऑफ रिसिट. तो देन रिसिट की डेट्स दी है, जिस डेट पे आप 50 लाख क्रॉस कर चुके हो. सो लास्ट डेट पे आपका 50 लाख क्रॉस हुआ है. राइट. नो टैक्सेस टू बी कलेक्टेड ऑन जुलाई एंड ऑगस्ट. तब तक आप 47 तक पहुंचे थे. लास्ट में जो 4 लाख आपने पे किया है वहां पर आपको एप्लीकेबिलिटी आ जाती है ऑन ऑफ विथहोल्डिंग. लेकिन विथहोल्डिंग सॉरी टैक्स कलेक्शन, लेकिन टैक्स कलेक्शन विल बी ओनली इन एक्सेस ऑफ 50 lakhs. ठीक है. तो क्या क्या हमने पेमेंट्स करे थे? 47.25 प्लस लास्ट पेमेंट वाज 4.2, तो आप 51.45 पे पहुंच गए. लेकिन सिर्फ एक्सेस मतलब 1.45 पे आपको 0.1% से टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा. सो योर आंसर शुड क्लियरली एक्सप्लेन why have you computed that figure. You need to give the reason that as Arjun is the buyer, उसका टर्नओवर एक्सीड नहीं हो रहा, 194Q will not apply. तो हमें क्या देखना है? सेलर. सेलर का टर्नओवर एक्सीड हो रहा है तो 2061H will apply. दोनों का एक्सीड नहीं हो रहा होता तो ट्रांजैक्शन टीडीएस टीसीएस के परव्यू से ही बाहर रह जाता. ठीक है. बट यहाँ पर एक का हो गया, टीसीएस वाले में अप्लाई हो गया. नाउ यू गो टू द टीसीएस प्रोविजंस. क्या बोल रहा है वो? 50 लाख के ऊपर है, रिसिप्ट बेसिस पे आपको टीसीएस करना है. तो हमने बता दिया भाई लास्ट रिसिप्ट पे आपका 50 लाख क्रॉस हो रहा है, उस पॉइंट पर 0.1% से आपका टीसीएस होना चाहिए. सो दैट आंसर शुड ऑल्सो गो इन द सेम फ्लो. द एग्जामिनर शुड अंडरस्टैंड व्हाट वर योर थॉट्स.
सी क्या होता है, जब आप सोचते हो और लिखते हो उसमें फर्क होता है ऑब्वियसली। जब हम सोचते हैं, हम चार चीजें सोचते हैं, देन वी गेट टू अ कंक्लूजन कि अच्छा हाँ ऐसा होना चाहिए। मेनी अ टाइम्स व्हेन यू राइट द आंसर, इट डज नॉट क्लियरली गिव योर थॉट प्रोसेस, दैट शुड कम आउट वेरी क्लियरली इन द आंसर शीट, कि मैंने ये पॉइंट सोचे, ये अजम्पशंस लगाए। अगर कहीं क्वेश्चन अनक्लियर है किसी पॉइंट पर, सपोज इस क्वेश्चन में टर्नओवर नहीं दिए होते परचेजर और सेलर के, तो you have to assume something, right? So you write that I assume that Mr. Arjun's turnover is exceeding 10 crores, therefore 194Q will apply because उसका turnover exceed हुआ है। फिर आप आगे का चेक करो, बट whatever you are thinking that should come out in your answer sheet, ठीक है? So then flow should come out कि अच्छा इसने ये रीजंस की वजह से ये इस कंक्लूजन पर पहुंचा है। चलिए, सेकेंड वाला पॉइंट क्या दिया है आपको? लेट अस गो टू द सेकेंड पॉइंट ऑफ टीडीएस क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 2। मिस्टर राजा पेड 12 lakhs on 11th of November, sorry, 1st November 2023 to Mr. Thomas Cook for a holiday package to Singapore for a week with his family, wife and children, being twins aged 22 years, ठीक है? In the last week of November, Mr. Raja also remitted 10 lakh on 28th of March out of his personal savings under the LRS। ये दोनों अलग अलग है। खैर, आपको अगेन सेक्शन तो समझ आ ही गया होगा, बट इसमें भी दोनों में अलग अलग दिया है। फर्स्ट वाला उन्होंने इसका दिया है ओवरसीज टूर पैकेज का, एंड सेकंड इज एलआरएस, है ना? 10 lakhs आउट ऑफ हिज पर्सनल सेविंग्स थ्रू एलआरएस एज अ गिफ्ट टू हिज सिस्टर ऑन द ओकेजन ऑफ हर 50th बर्थडे। तो सेकंड वाले में उसने एलआरएस रेमिटेंस किया है, फर्स्ट वाले में उसने ओवरसीज टूर पैकेज बुक किया है विच इज अमाउंटिंग टू 12 लाख। नाउ प्रोविजन क्या कहता है? ओवरसीज टूर पैकेज अप टू 7 लाख, आपका रेट विल बी 5%, बैलेंस इट विल बी 20%। In case of LRS, एजुकेशन थ्रू लोन और हेल्थ, इन तीनों में सब्सिडाइज रेट्स है, अलग अलग है, तीनों में सेम नहीं है, बट बैलेंस किसी और पर्पस के लिए है तो फिर द रेट बिकम्स 20। फर्स्ट 7 लाख तक एलआरएस में कोई भी टीसीएस नहीं होता है, राइट? सो एजुकेशन पर्पसेस के लिए दिया है, हेल्थ के लिए दिया है, देन द रेट इज सेम। एजुकेशन आउट ऑफ एजुकेशन लोन दिया है, देन द rate is a different rate. And then lastly, if the LRS is there but the purpose is neither education nor health, तो फिर the rate is 20, right? So Messrs. Thomas Cook, again, I had also there is an article which I have written on this particular section 2061G. There is a separate video as well, so I'll share both those with you. You can reach out to me if you need to discuss anything, because 2061G में पिछले 1-1.5 साल में काफी amendments आए हैं, तो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कब क्या लिमिट लगानी है, कब कौन सा रेट लगाना है, वो हमको ध्यान रखना बहुत जरूरी है डेट्स वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो कीपिंग दैट इन माइंड, we need to focus on what rate will be applicable. So if you want, you can reach out to me. I'll share the article link as well with you. Mr. Thomas Cook भी तो उसमें मैंने सारे गाइडलाइंस वगैरह जो सारे रिलीज हुए सेक्शन के लिए, वो भी सारा पूरा एक्सप्लेन किया है along with like examples and so that becomes easier for us to understand. So now being a seller of overseas tour package में तो सिंपल है। So शुरू के 7 लाख पे 5%, बैलेंस पे 20%, ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर डेट्स चेंज हो चुकी हैं ऑलरेडी। नाउ इन दिस केस, हमारे केस में 3 अक्टूबर 23 में जो है वो डेट्स हमारी चेंज हो गई है, राइट? सो क्या बोला है अपने को? 7 लाख शुरू के 7 lakhs पे 5%, बैलेंस टोटल वॉज 12 lakhs, तो 7 लाख पर हमारा हो जाएगा 5%, एंड 5 लाख पर हमारा होगा 20%, दैट इज 1,35,000 का टीसीएस विल बी कलेक्टेड बाय द सेलर। Bank of India, being authorized dealer, has to collect tax at source on an amount exceeding 7 lakh under LRS on or after 1st of October 2023, since the remittance is on not for the purposes of education and medical treatment. Again, see, clearly आ रहा है कि 20% क्यों लगा रहे हो? 5 भी तो एक रेट है, 5 क्यों नहीं लगाया? उन्होंने क्लियर करा, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन मेडिकल। अब उसमें आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एजुकेशन में अगर एजुकेशन लोन होगा तो ये रेट लगेगा, मेडिकल है तो ये, एजुकेशन विदाउट लोन तो ये, उतना आपको क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नहीं है। अगर क्वेश्चन में वो सारी कंडीशंस एप्लीकेबल हो रही होती तो आप उसको भी पूरा एक्सप्लेन करते। अगर इसमें एजुकेशन नेचर का पेमेंट होता तो आपको बताना पड़ता एजुकेशन में कब कौन सा रेट है, बट यहाँ पर उतना हमें जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये हाईलाइट करना जरूरी है कि 20 हम क्यों ले रहे हैं, है ना? हमने 5 लाख
7 लाख के ऊपर 5% क्यों नहीं लिया? 20% ऑन अमाउंट एक्सीडिंग दिस रेमिटेड ऑन और आफ्टर. Now date is very important because there was an amendment. So since the remittance is not for the purpose of ये, आपका rate will be 20%. Simple 3 लाख के ऊपर which is the excess of 7 lakh you have to deduct TCS. Now दोनों में difference क्या है? LRS में up to 7 lakh irrespective of the purpose of payment there is no TCS applicable. In case of overseas tour package up to 7 lakh it is a TCS but a reduced rate. So बिना TCS का केस है ही नहीं अगर ओवरसीज टूर प्रोग्राम का केस देखा जाए तो, है ना? चलिए, so this is question number 9 which we discussed. It was a theory question. So again आंसर कैसे लिखना है becomes of very very important. So why am I focusing so much on presentation and all these things? There are a lot of cases in the past which I have observed. So I am now teaching since last 6-7 years. I have observed a lot of cases where students are very good conceptually but still they are not able to get good marks or they are not able to present those answers very properly. So वो चीज मुझे feel हुई over the period of years that students are you learn the sections, you go through the provisions, you are very good with your concepts कि हाँ मुझे पता है ये, मुझे पता था कि ये आएगा, मैंने पूरा सही किया है. Maybe your final answer is also correct, but the way you have presented it or the extra minute details that should come out in your solution, maybe they are missing. That's why we are not able to score that much. So ये सब चीजें हम लोगों को हमारे maximum possible हम लोग स्कोर कर पाए वहां पर हमको हेल्प करती है. ठीक है, चलिए. Mr. Ramesh is an authorized authorized distributor of fertilizer and other agricultural products. Analysis of his trading in P&L for the previous year is revealing the following information. Net profit is 7543. फॉलोइंग इनकम्स वर क्रेडिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. रेंट रिसीव दिया है, इनकम टैक्स का रिफंड दिया है, डिविडेंड है ग्रॉस. नेट होता तो अगेन टीडीएस ग्रॉस अप करना पड़ता, ये ग्रॉस है. रेंट कितना रिसीव, ये सब उसकी पीएनएल में ऑलरेडी क्रेडिटेड है ना? ठीक है. Rates and taxes debited to P&L include 1000 paid toward late filing fees under 234F. ठीक है. Salary debited include 35,000 paid by way of cash to his accountant. ठीक है. 48 का disallowance आएगा. Interest on 1,25,000 paid on loan taken from NBFC. Out of the loan 2 lakh was used for personal purposes. तो जो पर्सनल पर्पसेस का लोन है वो तो स्पेसिफिकली डिसअलाउ हो जाएगा. पर्सनल इंटरेस्ट मतलब जो है डेबिटेड टू पीएनएल. एंड बैलेंस नो टीडीएस वाज डिडक्टेड व्हाइल पेइंग द इंटरेस्ट. तो बैलेंस बिजनेस पर्पसेस के लिए था बट उसपे भी इन्होंने कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं किया. नाउ इन 194A में एनबीएफसी को रिलैक्सेशन नहीं है. बैंक से अगर आपने लोन लिया है तो आपको उस पर टीडीएस इंटरेस्ट पे विथहोल्ड नहीं करना है, बट अगर आपने एनबीएफसी से लोन लिया है उसके ऊपर टैक्स हैज टू बी विथहेल्ड, राइट? सो आपका 80% जो बैलेंस है उसमें से भी आपका 30% विल गेट डिसअलाउड बिकॉज यू हैव नॉट विथहेल्ड द टीडीएस, राइट? रेसिडेंट पेमेंट पे. म्यूनिसिपल टैक्स, अभी क्वेश्चन साइलेंट है तो यू विल अज्यूम दैट इट इज अ रेसिडेंट पेमेंट ओनली. खैर इसमें दिया भी है एनबीएफसी एंड ऑल बट इन जनरल बता रही हूँ. म्यूनिसिपल टैक्सेस ऑफ 10,000 पेड फॉर द बिल्डिंग वाज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है. म्यूनिसिपल टैक्सेस जो बिल्डिंग के लिए पे किए हैं. चलिए. क्लोजिंग स्टॉक वाज अंडर वैल्यूड बाय 40,000, एडजस्टमेंट दे देंगे. इनकम टैक्स रिफंड इंक्लूड्स 2,000 बाय वे ऑफ इंटरेस्ट. तो इनकम टैक्स रिफंड पूरा पीएनएल में क्रेडिटेड है, उसको हटाएंगे और सिर्फ इंटरेस्ट अदर सोर्सेस में टैक्सेबल हो जाएगा. अमाउंट ऑफ 45,000 वाज पेड बाय चेक ड्यूरिंग द ईयर टुवर्ड्स हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कवरिंग हिमसेल्फ, हिज स्पाउस and his children. Advance tax paid during the year is 15 lakh. ठीक है. Half of the building is used for business and balance has been let out to Mr. Anshul for residential purpose. तो आपका जो बिजनेस जो बिल्डिंग है पूरी, लेट से ग्राउंड फ्लोर पे आप अपना ऑफिस है, आपका बिजनेस कर रहे हो, फर्स्ट फ्लोर आपने लेट आउट कर दिया है. सो जो रेंट इनकम है वो पूरी की पूरी हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी. म्यूनिसिपल टैक्सेस आपके स्प्लिट हो जाएंगे बिकॉज म्यूनिसिपल टैक्सेस पूरे बिल्डिंग के हैं. जितना पर्सनल है वो हाउस प्रॉपर्टी के लिए है, मतलब वो वहां पर एडजस्ट होगा एंड बाकी का आप पीएनएल में डेबिट कर सकते हो, राइट? He sold his vacant land on November 23. Stamp duty value was 14 lakh as compared to the sales consideration of 10 lakh. The FMV as on the 1st of April 2001 was 4 lakh and 3 lakh respectively. Fair market value was 4 lakh, stamp duty value was 3 lakh. ठीक है. The land was acquired by him on 1995 for 1.8 lakhs. मतलब कि आपको क्या देखना पड़ेगा, FMV और SDV of 1st of April 2001
वन विच एवर इज लोअर। क्या होता है जब भी आप इमोबल प्रॉपर्टी का केस देखते हो, सो इन जनरल द प्रोविजन इज इफ द असेट इज परचेज बिफोर 1 April 2001, you have to take the fair market value as on 1 April 2001 as the cost. लेकिन in case of immobile property, this fair market value is also supposed to be compared with the stamp duty value on that as on that date, and the fair market value will not exceed the SDV. सो इन शॉर्ट घुमा फिरा के जो इतना कॉम्प्लिकेट करा उन्होंने, आपको दोनों में से विच एवर इज लोअर सोचना है, ठीक है। 1/4/2001 को स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वॉज 5 लाख, एफएमवी वॉज 3 लाख, तो आप क्या बोलोगे कि एफएमवी विल बी कंसिडर्ड। इफ यू आर सेइंग एफएमवी वॉज 5 लाख, जो हमारे केस में है, एफएमवी वॉज 4 लाख, स्टैम्प ड्यूटी इज 3 लाख, so then your FMV will not exceed the stamp duty value, that is 3 lakh. So that will be considered as cost of acquisition. He has incurred registration expenses at that time, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी जो कॉस्ट देखी जाएगी that will be 1.8 plus 10,000 को आप कंपेयर करोगे तो anyways आपका एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम आएगा। वहां पर आपको whichever is higher देखना है। मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, आपको तीन चीजें चेक करनी पड़ेंगी। देखो, सबसे पहले तो उन्होंने क्या बोला, अगर कोई असेट 1/4/2001 के पहले की है ना, अगर कोई एसेट 1/4/2001 के पहले की है, तो आपको क्या चाहिए, उसका एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड आपका उसका एफएमवी एज ऑन दैट डेट, ठीक है। एफएमवी एज ऑन दैट डेट इज लेट्स से उनका कितना था, 4 लाख, एंड कॉस्ट वाज 1.8 लाख प्लस पॉइंट प्लस 10,000, है ना, मैं रफ अप्रोक्सीमेट पकड़ू एक सेकंड, तो 2 लाख हुआ, नॉट एग्जैक्ट फिगर। सो 2 लाख विच इज एनीवेज लोअर, सो ये हमने पकड़ा, बट the FMV cannot exceed the SDV. So SDV is 3 lakh. Therefore, घुमा फिरा के cost for the purposes of capital gain calculation will become 3 lakh. आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं, क्या दिया है अपने को। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्सेस दिए हैं, ठीक है। टर्नओवर वाज 3 crore, ओके। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट टोटल इनकम अंडर द रेगुलर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। चलो शुरुआत करते हैं। नाउ हियर ये किया हुआ है, आई हैव सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस सो दैट विल बी इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड। टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी से शुरुआत करेंगे। हेड वाइज शुरू होता है, सैलरी में कुछ है नहीं। हाउस प्रॉपर्टी से हम लोगों ने स्टार्ट किया। 5,40,000 का रेंट है, 5,000 का आप ये दोगे म्यूनिसिपल टैक्सेस का डिडक्शन, बिकॉज 10,000 में से 5,000 इज आपका पर्सनल पर्पसेस, वो हमने माइनस किया। 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन विल बी अलाउड, सो 374500 विल बी योर हाउस प्रॉपर्टी इनकम। पीजीबीपी, पीजीबीपी में क्या क्या एडजस्टमेंट हुआ है तो मैंने एक सेपरेट वर्किंग नोट ही दे दिया है। 7543 से हमने शुरुआत करी। लेट फीस विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन, एड बैक हो गया। 48 हमने पढ़ाई था, सैलरी पेड इन कैश 35,000 डिसअलाउ हो गया। पर्सनल इंटरेस्ट 1,20,000 में से 20% पर्सनल विच स्ट्रेट अवे फुल डिसअलाउंस। बैलेंस जो है आपका 80%, उसका 30% विल बी डिसअलाउड बिकॉज इट इज अ रेसिडेंशियल पेमेंट, देयरफॉर 28,800 विल बिकम डिसअलाउड। म्यूनिसिपल टैक्स 5,000 ऊपर मिलेगा डिडक्शन हाउस प्रॉपर्टी में, यहाँ से बाहर करना पड़ेगा, नॉट बीइंग इन द नेचर ऑफ बिजनेस। अदर आपका अब बाकी के एडजस्टमेंट्स क्या है जो ऐड हो रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था, वो मैंने ऐड करा बिकॉज प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक जो है उसके केस में। सॉरी, क्लोजिंग स्टॉक वाज अंडर वैल्यूड, हाँ लिखा मैंने ओवर है, अंडर वैल्यूड था, सो प्रॉफिट आपको बढ़ाना पड़ेगा, है ना। इफेक्ट इज करेक्ट, जस्ट अंडर वैल्यूड। चलो आगे चलते हैं। इनकम नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, जो जो क्रेडिटेड टू पीएनएल है उनको बाहर करेंगे। सो रेंट बाहर करके मैंने हाउस प्रॉपर्टी में डाल दिया। आईटी रिफंड बाहर करा पूरा, बट मैं अदर सोर्सेज में सिर्फ इंटरेस्ट डालूंगी। डिविडेंड मैंने बाहर कर दिया एंड ये अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। टोटल whatever is the amount will be reduced from the PGBP head. So this is the final income which is taxable under the head PGBP 6871,800, right? 6871,800, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमने सारे एडजस्टमेंट्स देख लिए। कैपिटल गेन, कैपिटल गेन में हमने डिस्कस किया। नाउ एज ऑन द डेट ऑफ सेल्स कंसिडरेशन विच एवर इज हायर लेना है 50C, बिकॉज 110% का जो आपका लिमिट है वो एक्सीड हो चुका है। सो 114 लाख विल बी द सेल्स कंसिडरेशन। कॉस्ट मैंने अभी बताया आपको कैसे लेना है आपको। सो कॉस्ट और एफएमवी हायर बट मैक्सिमम अप टू एसडीवी दैट इज 3 lakhs। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का इम्पैक्ट देके हमारा टैक्सेबल कैपिटल गेन बचता है 3,50,000
6,000. So this is what you calculated up to capital gain. अदर सोर्सेस में दो चीजें आ गई, इंटरेस्ट ऑन आईटी रिफंड एंड डिविडेंड. डिविडेंड में से डिडक्शन की कोई इंफॉर्मेशन हम लोगों को दिया हुआ नहीं है, अदरवाइज हम डिडक्शन ले लेते हैं इंटरेस्ट वाले कंपोनेंट का, बट उसमें कुछ नहीं दिया है तो इग्नोर करेंगे. सो ग्रॉस टोटल इनकम बिकम 7,854,300 है ना. नीचे भी हम देख लेते हैं 7,854,300. करेक्ट. ठीक है, यहाँ पर हमारा टैली हो गया. नाउ डिडक्शन में एक ही चीज दिया है, 80D मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम उसने पे किया है. मैक्सिमम डिडक्शन अलाउडेबल विल बी 25,000. वो हम लोगों ने माइनस करा, सो वी रीच्ड टू 78,29,300. नाउ whenever you are calculating tax as per the provisions, whether 115 BAC, whether regular tax, very important to keep in mind is special rate tax. जब हम जल्दी जल्दी में होते हैं, हमसे सबसे बेसिक एक मिस्टेक हो जाती है कि हम पूरे 78,29,300 पे स्लैब रेट लगा देते हैं. ध्यान से देखो ऊपर, अगर कोई इनकम है विच इज टैक्सेबल एट एनी स्पेशल रेट, दैट इज 112, तो उसको आपको अलग करना पड़ेगा, बैलेंस पर स्लैब लगाओगे. सो 78 लाख में से जो 3,56,000 है वो आपका अलग हो जाएगा स्पेशल रेट इनकम का, एंड द बैलेंस 7829 माइनस 3,56,000, दैट इज 7473 विल बिकम टैक्सेबल एज पर द स्लैब रेट. सो सिंपल आपका ओल्ड रेजिम का स्लैब रेट लगेगा 2.5 से 5, 5 से 10, मोर देन 10 लाख. टोटल इनकम आ गई. टोटल इनकम पे सरचार्ज 50 से 1 करोड़ के बीच का, दैट इज 10%. सो टोटल टैक्स प्लस 10% का सरचार्ज एंड एड द सेस. दिस इज योर ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी. एडवांस टैक्स आपका ऑलरेडी पे हुआ है, दैट विल बी डिडक्टेड लेस एडवांस टैक्स. So net tax payable will be 9,31,790. Now dividend income पे TDS का क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, so we can assume that इस पे टैक्स withheld नहीं हुआ है. ठीक है, so you can also mention that. They have not mentioned in the solution, but I think for the sake of completeness this also should come, because आपकी इनकम में एक ऐसी इनकम इंक्लूडेड है जिस पर टीडीएस आइडियली होना चाहिए था. अगर नहीं हुआ है एनी रीजन से, यू कैन जस्ट मेंशन that dividend is mentioned gross. We understand that इस पे tax withheld ही नहीं हुआ, therefore no adjustment of TDS has been given. So this is how paying attention to basic details, if you see the question becomes easier and we are able to attempt it very properly. Plus in subjective you will get step marks, so please focus on proper presentation and obviously concepts are the first thing that need to be kept in mind. So with this we complete our RTP for January 25. Go through it, solve it once. If you have any questions in this or any other RTPs in the past attempts, any other point of your confusion कि मुझे ये चीज नहीं समझ रही है, या any other help you think you require, feel free to reach out. Till then, prepare well, be confident. All the very best for your examinations.